जय हिंद दोस्तों। मैं कासिम खान आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस द फ्यूचर से आज हम एक राजनीति का बड़ा खुलासा, बड़ी अहमियत की बात आपके सामने रखने आए हैं। आप वीडियो को रुक कर थोड़ा ठहर के देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। हम आए हैं चर्चा करने के लिए। हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से मोहम्मद मंसूर आलम रतवारा साहब। ये कांग्रेस पार्टी जयपुर के डीसीसी से सेक्रेटरी हैं और इनकी एक फाउंडेशन चलती है, इल्म हुनर वेलफेयर फाउंडेशन, उसके ये सदर भी हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे राजनीति को लेकर, पश्चिमी बंगाल की राजनीति को लेकर। सबसे पहले तो मैं मंसूर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल के अंदर इस वक्त बम्पर वोटिंग हुई है। 92% वोटिंग परसेंटेज सामने आई है। और इस बम्पर वोटिंग के लिए हम क्या इशारा समझिए किस ओर जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो अपने मैं मालिक को याद करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अम्मा बाद, ख्वातीन हजरात, मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, जवान साथियों, प्यारे बच्चों, कासिम खान साहब, जी। आप यहाँ तशरीफ लाए, हमें अपने चैनल्स पे बात करने का मौका दिया। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आपका सवाल था कि बंगाल में 92% से ज़्यादा पोलिंग हुई, ये किस ओर इशारा करता है। जी। तो मैं आपको ये बता दूं, इन्होंने एसआईआर जो किया बंगाल के अंदर, वो आपने देखा किस तरह से किया। जी। 60 लाख लोगों को तो ये कह दिया कि साहब वो वोटर नहीं है। हाँ। जो बचे 29 लाख वो वोटर हैं। नाम की स्पेलिंग से कहीं ओ कहीं यू कहीं आई कहीं ई के चक्कर में उनको भी वंचित कर दिया, जो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इस तरह के वाकये कभी पेश नहीं आए, पूरी दुनिया में। और हमारे मुल्क में लोकतंत्र में यही यही एक इक्वलिटी है। बराबरी का कहीं अगर हम दर्जा देते हैं किसी आदमी को भारत में, तो इसी वोट डालने में देते हैं। पढ़ा लिखा भी उसी लाइन में होता है, अंबानी भी उसी लाइन में होता है, गांव का किसान उसी लाइन में होता है, शहर का सेठिया उसी लाइन में होता है, डॉक्टर इंजीनियर मजदूर भी एक साथ खड़े होकर के वोट डालते हैं। ये इक्वलेंट है, ये बराबरी का मकाम है, वो छीन लिया जी। सरकार। हम इस सरकार की निंदा करते हैं और मजम्मत करते हैं, और इलेक्शन कमीशन से ये कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। बीच में कहा कि हम सब कुछ कर देंगे। भाई नाम है ना, तुमने कहा कि ये वोटर है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये वोटर है, इनको माना गया वोटर। नाम की स्पेलिंग है तो नाम की स्पेलिंग चौधरी कई नामों से लिखा जाता है, मंसूर यू से भी लिखा जाता है, ओ से भी लिखा जाता है। वो वंचित किया है। हमें यह लगता है कि वहां के मालिकों ने, बंगाल के मालिक, जो वहां की जनता है, जो वहां के वोटर्स हैं, उन्होंने ये दिखाया कि कुल मिला के 1 करोड़ के करीब वोटर इस वक्त वोट डालने से महरूम हो रहे हैं। बंगाल के अंदर 1 करोड़ जी। के करीब आदमी है। लोगों ने इसलिए बढ़ चढ़ के वोट वोट किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो सरकार वहां चल रही है वो तो आएगी, हमारी सरकार भी आएगी। जब मैं कांग्रेस परिवार का एक सदस्य हूं, मैं, हमने भी चुनाव वहां लड़ा है पूरी ताकत के साथ। हम ये चाहेंगे हमारी सरकार आएगी, क्योंकि मोहब्बत हमेशा जीतती है, नफरत की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी जो वहां चुनाव लड़ने गई है वो नफरत का काम किया है। इलेक्शन कमीशन उनके एजेंट बने हुए हैं। आप ये देखिए कि 284 अधिकारी को ट्रांसफर होते हैं बंगाल में, और बाकी सब जगह मिला के 50 के भी नहीं होते। ये क्या दर्शाता है, ये क्या बताता है? कासिम साहब ये क्या बता रहा, बताइए आप। दूसरी बात, इतनी सारी फोर्सेज लगाई गई हैं वहां। 2 लाख से ज्यादा पुलिस बल तैनात है वहां पर। सीआरपीएफ आपने लगाया, जी। चलिए अच्छी बात है, सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन अभी जो इलेक्शन का 2024 में पूरे भारत में इलेक्शन हुए, उनमें तो कोई 3-4 लाख भी नहीं लगे। इसका भी सरकार को जवाब देना चाहिए। मोटरसाइकिल क्यों बंदी कर दी गई? कई जगह पुलिस स्टेशन आधा किलोमीटर दूर होता है। मैं खुद अपने पोलिंग स्टेशन पे, कासिम खान साहब, मैं मोटरसाइकिल से जाता हूँ, और कार से मोटरसाइकिल से जाता हूँ। और जो जगह मुकर्रर की गई है कि इतनी दूरी पे रहना है आपको, हम उतनी दूरी पे रख के पैदल आ जाते हैं। सब लोग समझदार हैं। बंगाल के लोग बहुत शिक्षित होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं। जी। तो मैं आपको ये बता, इस बंगाल के अंदर इनकी मनसा है कि पूरी मशीनरी बंगाल में लगा दी इन्होंने।
पूरे इनके भारत के 21 राज्यों में से ज्यादा में इनकी हुकूमत है। 3,000 रुपये महीना देंगे, किसी को क्या देंगे? अरे और राज्यों में क्या दे दिया आपने वो बताइए पहले तो। महिला को सुरक्षा देंगे, वहां महिला की सुरक्षा नहीं है। कौन कहता महिला की सुरक्षा नहीं है? महिला मुख्यमंत्री है वहां, महिला अधिकारी है वहां, महिला लीडरशिप है वहां। आपने कौन सा महिला को लीडरशिप बना दिया? तो ये बीजेपी वहां सरकार चुनाव जीत कर नहीं आना चाहती है, हड़प कर डरा करके हुकूमत को लेना चाहती है। और हमारे वहां के मंत्री लोग, हमारे भारत के मंत्री पहले से कह रहे हैं 5 तारीख को हमारी सरकार बनेगी। भाई आप ज्ञानी है क्या? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कासिम साहब के दीवार के पीछे इनको दिख रहा है क्या? इन्हें कैसे पता चला कि 5 तारीख को इनकी सरकार बन रही है? अच्छा, वहां की जनता की एक एक बात और निकल के आ रही है। कई लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव की गणना के टाइम पर, जब बिहार के अंदर चुनाव की गणना हो रही थी, जी रिजल्ट ओपन हो रहे थे, तो 2 से ढाई घंटे के लिए सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए थे जहां पर पोलिंग की गिनती हो रही थी। जी जी जी। तो क्या ये घटना बंगाल में भी दोहराई जाएगी? ये कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब 284 कितने ऑफिसर अधिकारी को बदल सकती है तो ये कुछ भी कर सकती है। लेकिन जनता ने वहां मन बना लिया है। जाता वोट का मतलब है कि जो मौजूदा सरकार है वो बनी रहेगी। आपकी दाल वहां गलने वाली नहीं है, क्योंकि आप नफरती लोग हैं, आप नफरत फैलाना चाहते हैं। आप बंगाल कब्जे में नहीं है, बंगाल कब्जे में नहीं है। भाई क्या बात है? जो कब्जे में है आपके पास, हरियाणा को क्या किया आपने? दिल्ली में क्या किया आपने? राजस्थान की क्या हालात है? लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है राजस्थान में? आपने, ये आपकी सरकार है इस वक्त। इनकी ये देखिए, ये पूरा बेल्ट है, ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र। वहां इतने पैसे देंगे, उतने पैसे देंगे। एक महिला मुख्यमंत्री के साथ किस तरह से बातें करते हैं यहाँ के मंत्री लोग। तो ये आप उम्मीद रखिए कासिम साहब, वहां की जनता ने जो ज्यादा पोलिंग किया है ये बताता है कि उनके अगेंस्ट जाएगा और सरकार के साथ जाएगा। अच्छा, मैं अब बात करूंगा बिहार की। जी बिहार में लगभग 14 करोड़ के लगभग मतदाता हैं, जो पिछले कई सालों से नीतीश कुमार पर भरोसा कर रहे हैं और भरोसा जता रहे हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, मुख्यमंत्री पद को छोड़कर, क्या ये बिहार के मतदाताओं के साथ धोखा है? ये बहुत बड़ा सवाल है आपका। ये पूरी दुनिया का एक अलग ही काम किया है नीतीश कुमार ने। जी। इस नीतीश कुमार को अभी जो मैंडेट मिला था 6 महीने पहले, वो हम्म। नीतीश के नाम पे मैंडेट वहां के लोगों ने वोट दिया कि नीतीश कुमार हमारा वजीर आला होगा, हमारा मुख्यमंत्री होगा। ये इन्होंने विश्वासघात किया है, चोट पहुंचाई है, हम्म। उनके साथ धोखा किया है। इसको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जब इतिहास लिखा जाएगा बिहार के मुख्यमंत्रियों का, इनमें सब कुछ सबसे छोटा लिखा जाएगा, नीतीश कुमार को धोखेबाज लिखा जाएगा। और देखिए आप अच्छी खासी सरकार चला रहे थे, बहुमत में आपकी सरकार चल रही थी, आपने कोई रीजन भी नहीं दिया कि मैं बीमार हूं या मैं चला नहीं पा रहा हूं या मुझे दबाव है। तो साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने आपको दबाया, बीजेपी से दब गए आप। वोट आपके शकल में मांगा गया था, ऐलान किया गया था मुख्यमंत्री यही रहेंगे, मुख्यमंत्री यही रहेंगे, और आपने छोड़ दिया। अब फिर ये बताइए कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि एक आदमी मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके राज्यसभा जा रहा है। इतने छोटे पद पे आप जा रहे हैं और आप फक्र से जा रहे हैं। इसका मतलब है आपने वहां के जनता का अपमान किया है, वहां के लोगों का अपमान किया है, वहां के बुद्धिजीवों का अपमान किया, बिहार का अपमान किया है आपने। बिहार कभी आपको माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। और एक बात और बता दूं कासिम साहब, ये बिहार एक नए नए काम करता है हमेशा से। ये उसकी खूबी रही है, ये उसकी खुसूसियत है बिहार की, नयापन देने की। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी दिया जो दुनिया ने देखा, आर्यभट्ट ने जीरो दिया, शून्य दिया, दुनिया ने देखा। चाणक्य विज्ञान दुनिया ने देखा। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, राजा अशोक जैसे सम्राट पैदा होकर के अपने आप को दिखाया, सिकंदर जैसे को भगा करके दिखा दिया। बिहार अचीवमेंट करता है। तो नीतीश साहब ने एक जगह तो बहुत बड़ा धोखा दिया, इतने नीचे आ गए, और एक जगह इतने ऊपर उठ गए कि जिसका जवाब ही नहीं। मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना, राज्यसभा चले जाना। तो ये बिहार का कल्चर रहा है। क्योंकि बिहार के बारे में आप जानते होंगे, बिहार के लोग जहां भी दूसरे प्रदेशों में काम के लिए जाते हैं, रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, वो इस स्टेट को अपने मादरे वतन से भी ज्यादा मानते हैं। जहां पैदा हुए ना, जमीन से भी ज्यादा मान करके उस स्टेट को बना देते हैं। वो चाहे खुद ना बने, लेकिन उस स्टेट को बना देते हैं। आज हमारे राजस्थान में देखिए आप, जितनी भी बिल्डिंग लाइन है, सारे लोग काम करने वाले यही है, वुडन्स में यही है, क्लॉथ में यही है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं। वो कहते हैं जब ये छुट्टी पे चले जाते हैं दिवाली पे और छठ पे, तो हमारी सारी बिल्डिंग काम की रुक जाती है। तो ये उसकी खुसूसियत रही है।
अभी कुछ साल पहले तक 12-13% आपने देखा होगा भारत को आईएएस दिया है उसने, बड़े बड़े अधिकारी दिए हैं उसने, फ्रीडम फाइटर्स दिया है उसने, बहुत बड़े माइनॉरिटीज के बारे में बताऊं, मिल्लत ने हमारे बड़े बड़े उलमा को पैदा किया है उसने, मौलाना मुजाहिद हक जैसे आलिम पैदा किया, मौलाना मुजाहिद इस्लाम जैसे आलिम पैदा किया, स्कॉलर पैदा किया उन्होंने। तो ये रहा है, लेकिन नीतीश साहब को माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने बिहार को धोखा दिया है और ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जिसका कोई इतिहास नहीं है, जिसको लोग गलत कहा जा रहा है, अनपढ़ है, केस हैं बहुत सारे उसके ऊपर, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसा क्या दबाव था? अपनी जनता के पास जाते। बिहार के मालिक आप नहीं है, वहां के लोग मालिक हैं जिन्होंने वोट दिया आपको, उसके पास जाते, समस्या थी वो रखते। तो वो बिहार की जमीन थी, रामधारी सिंह दिनकर की कविता को पढ़ लेते। राष्ट्रीय कवि भी बिहार ने दिया है जिसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, उसकी कुछ कविताएं इस मामले में बहुत अच्छी अच्छी लिखी गई हैं, लेकिन आपने तो वो काम किया ना। आप इधर के बोलो, न कुएं यार रहा, ना विसारे सनम हुआ, न इधर के रहे ना उधर के रहे। अब देखिए नीतीश साहब का, इनके बेटे का क्या हुआ, असर करती है बीजेपी। बीजेपी नहीं छोड़ने वाली है और बिहार भी कभी इनको माफ नहीं करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। लोकसभा में अभी बिल आया था, जी सर। डीलिमिटेशन बिल, जी जिसमें लोकसभा की सीटें को आप परिसीमन करके बढ़ा के उसमें महिलाओं को भागीदारी देने की बात की जा जी रही है। जी जी। ठीक है। इसको बीजेपी ने और औरतों मतलब महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया है कि इसमें महिलाओं का अपमान किया गया है, जबकि महिला आरक्षण बिल 2023 में लागू हो चुका था। ठीक है। पास हो चुका है वो। जी जी। लेकिन इस डीलिमिटेशन बिल पर आपकी पार्टी की क्या राय है, कांग्रेस पार्टी हमारी की? कांग्रेस पार्टी जो 2023 में जो कानून बन चुका है, जी राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, जी हम 2023 से चिल्ला रहे हैं कि इसको लागू कीजिए। हमने कहा 2024 के पार्लियामेंट में कि लागू कर दीजिए। आज अगर लागू होता, आज लागू होता तो 180 से ज्यादा महिलाएं हमारी संसद में होती। इस वक्त 78 है संसद के अंदर हमारी महिलाएं, जी। हमें फख्र है। और ये कांग्रेस को सबक दे रहे हैं। कांग्रेस ने उसी दिन कहा, हमारे नेता ने और अपोजिशन के लीडर ने, महबूब नेता ने, हमारा नेता ईमानदार है, मेहनती है, मोहब्बत वाला है, सबको साथ लेके चलने वाला। राहुल गांधी जी ने कहा आप अभी 2023 का बिल ले आइए। प्रियंका गांधी जी ने कहा हम अभी पास करा देंगे। लेकिन आपकी मंशा दूसरी है। आपकी मंशा तो यह है कि आगे ले जाना है इसको और इसके थ्रू ले जाना है। अरे भाई, वो तो जो लोकसभा की सीटें पर सीमन में बढ़ेंगी वो बढ़ेंगी, उस बढ़ने का तरीका देखिए। आपका कोई मंत्री कहता है 850 होगी, कोई कहता है 815 होगी, कोई कहता है 816 होगी। क्या है, आपको खुद पता नहीं है कि क्या करेंगे आप। और ये जो रेशो बढ़ा रहे हैं आप कि 50% बढ़ाएंगे कि 30%, तो 400 वाले 50% बढ़ा तो 200 सीट बढ़ेगी, और 150 वाले के 50% बढ़ा तो 70 सीट बढ़ेगी। कितना फर्क हो जाएगा? गेप। ये गेप करके दोबारा हुकूमत में बने रहना चाहते हैं, लेकिन जनता। अच्छा, इसमें लोकसभा में जो विरोध चल रहा है इस बिल का, उसमें ये आज राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि बीजेपी ये चाहती है कि 543 सीट में जो मौजूदा लोकसभा सीट है उसके अंदर महिलाओं को आरक्षण देने के लिए वो राजी नहीं है। वो जो परिसीमन के बाद सीटें बढ़ेंगी उसमें आरक्षण देने की बात अरे कर रहे हैं। हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने, हाँ। अपोजिशन तमाम पार्टियों ने ये कहा कि अभी तो 543 में दे दीजिए, जब 816, 15 या 8, 850 बनाएंगे आप उसमें भी दे देना। तो बीजेपी झूठ बोल रही है इसका? बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये नारी का सम्मान नहीं कर रही है, चुनावी नारा बनाया है इन्होंने। नारी का नाम लेकर के चुनाव में उतरे हैं ये सरकार बनाने के लिए। बंगाल में, तमिलनाडु में, आसाम में ये नारी का सम्मान नहीं कर। हमसे कांग्रेस से सवाल किया जा रहा है कि नारी को सम्मान दिया। कांग्रेस पार्टी ने आजादी से पहले अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया महिला को। जब हमारी सरकार आई, पहली मुख्यमंत्री हमने कृपलानी जी को बनाया कांग्रेस पार्टी ने। पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी, को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। हमारी हुकूमत में, कांग्रेस की हुकूमत में पहली आईएएस बनी महिला, पहली आईपीएस में महिला, सुप्रीम जस्टिस बनी महिला, गवर्नर हमने बनाया, मुख्यमंत्री हमने बनाया, राष्ट्रपति कांग्रेस ने बनाया। आप हमसे सवाल करेंगे कि महिला का सम्मान नहीं देते हम? अरे भारतीय जनता पार्टी वालों, जरा अकल सीखो और पढ़ो। कौन बनाया पहला राष्ट्रपति? आईएएस किसने बना दिया? गवर्नर किसने बना दिया? हमने बनाया है महिला। तुमने तो आज तक, तुम्हारे जो दल हैं, किसी महिला को अपना अध्यक्ष तो बना के दिखा दे हैं? हमने अभी भी सोनिया गांधी जी को बीच में 20 साल अध्यक्ष नहीं है हमारी वो, और हमसे सवाल किया जा रहा है।
हम हमेशा, कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला के सम्मान में खड़ी रहती है, ख्वातीन का इस्तकबाल करती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके हकूक के लिए हमेशा खड़ी रहती है। और ये हमसे सवाल करते हैं, इनका मनसा ही नहीं है महिलाओं को सम्मान देने का, वरना 2023 में सर्वसम्मति से बल बन गया कासिम खान साहब, तो लागू कर देना आपको फर्ज था आपका। लेकिन आपको बंगाल चुनाव जीतना है, नारी नारी कुछ नहीं देना, हमने उन्हें नारा बनाना है। ये इन्होंने बंगाल चुनाव के लिए भ्रम फैलाया है। भ्रम फैलाया गया है और लोगों से आके कह रहे हैं कि देखो उन्होंने पास नहीं होने दिया। हम दिन रात हम भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी किया हमने राजीव गांधी पंचायती के साथ कि भाई चुनाव कराया जाए, महिला को सम्मान दिया जाए। दोनों बात रख रहे हैं हम, निकायों के ग्रामीण के चुनाव कराए जाए या महिला बिल को लागू किया जाए। महिला कानून बना हुआ है, उसको लागू करना है आपको। आपको क्या तकलीफ है? आप हमेशा बात करेंगे। इनकी पोजीशन तो ऐसी है कासिम साहब कि किसी आप ज्ञानी के पास जाते हो, किसी पंडित, किसी मुल्ला के पास आप जाते हो, तो वो बचपन की बात बताएगा, आपके भविष्य की, तो आपके बचपन में ये हादसा हुआ था तो आपको ऐसा हुआ, अब आने वाले वक्त में आपके साथ ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। अरे मौजूदा वक्त की बात कोई नहीं बताता, बीजेपी मौजूदा वक्त की बात ही नहीं बताती है। 1947 या 2047। अरे भाई अभी हम 2026 में बैठे हुए हैं। रोटी की हमें आज जरूरत है, पानी की जरूरत हमें आज है, काम की जरूरत हमें आज है। आज मैं बीमार हूं, आज मुझे डॉक्टर दवा चाहिए। ये क्यों बेवकूफ बना रहे हैं लोग? कैसे बन जाते हैं, मुझे अफसोस होता है। हम तो हमारे देश के मालिकों से, मतदाताओं से ये कहना चाहते हैं कि आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा। एक आदमी आपको 12 साल से झूठ बोल करके हुकूमत बना रहा है, गुमराह कर रहा है। आप बताइए कासिम साहब, आज मेरा छत चूरा है, बरसात आएगी तो आज बचना है ना हमने। ये जब भी देखो और जो भी करो, जिम्मेदार नेहरू जी, जिम्मेदार इंदिरा गांधी जी। अरे सरकार, आप 12 साल से बैठे हैं खलीफा, आप तो बताइए कि 12 साल में आपने क्या किया, किसके लिए क्या किया? आपकी जहां जहां राज है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, लिटरेसी में कमी आई है, लोग कमजोर हो रहे हैं। और मैं अपने राजस्थान की बात बताऊं, हमारे राजस्थान में बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर फेल है। ये पर्ची के मुख्यमंत्री कभी यहां रहते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, इनका काम ही रह गया। इस बेचारों को डर लगा रहता है कि दूसरी पर्ची नहीं आ जाए, हमें हटा नहीं दिया जाए। निकाय चुनाव को देखिए, अब कह रहे हैं दिसंबर में कराएंगे, कराएंगे कि नहीं कराएंगे। हमारा जयपुर खूबसूरत शहर जो दुनिया में अपना मकाम रखता है, अपनी अहमियत रखता है, दुनिया इसे बड़े मोहब्बत से, अब बड़ी चाव से देखती है, उस शहर को पूरा गंदा बना दिया है। एक बात और बता दूं कि 8 सीटें हैं हमारे यहाँ जयपुर शहर में एमएलएस की। 6 ये लोग जीते हुए हैं, 2 हम जीते हुए हैं। कांग्रेस पार्टी हमारी 2 सीट है हमारी, इसमें हमारे एक अमीन भाई जीते हुए हैं, एक रफीक भाई जीते हुए हैं। मैंने अभी बीच में दौरा किया, इन दोनों के क्षेत्र में इन 6 क्षेत्रों से ज्यादा बेहतर सफाई है। मैं कोई उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन काम बोलता है, काम बोलता है। भाई वो भी विधायक है, हमारे सिविल लाइन के विधायक हैं कि नहीं है? हवा महल के भी विधायक हैं, जटवारा के भी विधायक हैं। क्या कर रहे हैं आप? तो हमारे विधायकों ने हत्या के काम किया है। साफ सफाई का मामला है, बाग बगीचे की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, उन दोनों ने वर्क किया है। रफीक खान साहब ने अपने क्षेत्रों के अंदर तमाम मजाहिब के लिए पूरा काम किया। उन्होंने मंदिर का भी उद्धार किया, उन्होंने मस्जिद का भी किया, दरगाहों का भी किया, सब चीज क्या कर रहे हैं। हमारे विधायक हमारे जीत के चले गए। मैं सिविल लाइन में रहता हूं, कभी हम दिखते नहीं। हमारे सामने पार्क है जो बर्बाद हो रहा है, 10 बार हमने कह दिया, कोई सुनने वाला नहीं है, हम चलाएंगे। अरे आपसे नहीं चलने वाला भाई, आप फौरन चुनाव कराइए निगम के और गांव के, ताकि इसकी सरकार बनेगी, लोग इसका काम करेंगे। महंगाई को रोकिए। अमन की बात की, आपने देखा अमेरिका कल परसों हमारे लिए फिर कुछ बोल के चला गया, गलत बात बोल गया। भारत अगर नरक जैसा वह देश है, यानी उसकी कैसे हिम्मत हुई, और हमने जवाब नहीं दिया। हम कतई कंडेम करते हैं उसको, और अमेरिका को हम कहते हैं अपनी हद में रहे। भारत की जगह पर ईरानी राजदूत ने अमेरिका को जवाब दिया है भारत में रहकर कि आप ऐसी बातें ना करें, एक बार भारत आकर देखें। यानी हमारे मुल्क के लिए ऐसे बोल देगा और हमारी सरकार चुपचाप बैठी रहेगी। हम अमेरिका को निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं उसकी, उसकी हिम्मत कैसे हुई? अब सरकार से मुतालबा करते हैं, सरकार उसको सवाल जवाब करे। हमारा मुल्क एक ताकतवर मुल्क है, एक विशाल मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है। अमेरिका बेचता क्या है? आतंकवादी 4-10 मुल्कों को लेकर के ईरान पे हमला कर रहा है, कभी किस पे कर रहा है, और मुंह की खा रहा है। देखिए आप, खुद ही बढ़ाया जा रहा है शांति समझौता। लेकिन हमको इसमें भी चाल लग रही है। हमारी सरकार से मुतालबा है कि सरकार महंगाई पे बड़ा कंट्रोल करे,
लोगों को रोजगार दे, एमएसएमई को बहुत बेहतर करे और गांव को मजबूत कीजिए। मैं हमेशा फोकस देता हूं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 65% आबादी आज भी गांव में रहती है। किसान मजबूत नहीं हो रहा हमारे देश का, देश कैसे मजबूत होगा? जो जवान पैदा कर रहा है, जो विज्ञान पैदा कर रहा है, जो रोटी अन्नदाता है, वो आज जो फल खा रहे हो आप, ड्राई फ्रूट खा रहे हो आप, और दूध पी रहे हो आप, ये कागज पेंसिल पे लिख रहे हो आप, ये गांव में पैदा होती है, शहर में पैदा नहीं होती। और आज तक एमएसएमई लागू नहीं किया। एक बनिया यहाँ फैक्ट्री में एक पेन बनाता है, 2.5 रुपए की लागत हो, डिब्बे पे लिख के बेचता है 10 रुपए मार्केट में, अपनी रेट होती है 10 में बिकता है वो। किसान 6 महीने मेहनत करता है दिन रात, और उसके अनाज की कीमत आप तय करेंगे? आप कौन होते हैं तय करने वाले? और करते हैं तो उसको तरीके से कीजिए। यानी एक आदमी ने एक पेंसिल बनाया, उसकी रेट खुद घोषित करेगा वो, एक आलपिन की रेट खुद हम घोषित करेंगे। इसलिए अगर मुल्क को मजबूत बनाना है, बहुत आगे जाना है, तो गांव को मजबूत करना होगा। तमाम गांव के अंदर रोडें हों, फैसिलिटीज हों, हर 4-5 जिलों के बीच के अंदर कॉलेजेस बनाई जाएं, मेडिकल कॉलेज हों, इंजीनियरिंग कॉलेज हों, बिजनेस मैनेजमेंट की कॉलेजें होनी चाहिए, रोड बननी चाहिए, बिजली गांव को बहुत ज्यादा देना चाहिए। ये काम आपसे होता नहीं है। मोहब्बत कायम कीजिए, दोस्त मिलाइए। सरदार सरदारी इस तरह नहीं चलती, सरकार के सरदारी नहीं चलती। ऐ सरदारों, लोगों को मिलाकर सरदारी चलती है। अच्छा, मिल्लत के नाम आप कोई मैसेज देना चाहें तो? मिल्लत को तो भाई मैं इस लायक तो नहीं कि मिल्लत से कोई हुक्म कर सकूं, अर्ज कर सकता हूं कि मैं उनका हूं। बरादरान इस्लाम लायक एहतराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी फिर वही बात होगी आपसे कि इल्म के बिना कुछ भी नहीं है। हर हाल में हमें इल्म हासिल करना है। हम कम खा लें, कम सो लें, कम पहन लें, चप्पल नहीं होगी चलेगी, मैं इसका कायल नहीं। हमें इल्म चाहिए, हमारे बच्चा बच्ची आला इल्म में हासिल करें। उसके बाद जो सरकारी मुलाजमत है, इस दौर के अंदर वो कहावत है कि राजा और राजा के साथी कभी घाटे में नहीं रहते। राजा और राजा के साथी, राजा के वजीर कभी घाटे में नहीं होते। वही दिखाया जा रहा है, सरकार और सरकारी कभी घाटे में नहीं होते मेरे भाई। इसलिए अगर आप बच्चा बच्ची को पढ़ाइए, तमाम ओहदों पे फाइज होने की कोशिश कीजिए। 12 क्लास में कौन सी सर्विस लग रही है वो भी लीजिए, बीए पास करने पे क्या मिलता है वो भी लीजिए, इंजीनियर बनने पे कौन सी सर्विस मिलती है वो भी लीजिए, एलएलबी बनने के बाद कौन सी सर्विस मिलती है वो भी लीजिए, साइंटिस्ट बनने के बाद कौन सी सर्विस मिलती है वो भी लीजिए, बीएड करने के बाद कौन सी सर्विस मिलती है वो भी लीजिए। प्रोफेसर बनिए, लेक्चरर बनिए, बीसी बनिए, बनिए और साथ में तिजारत कीजिए, ताजिर बनिए, ताजिर बनिए और बड़े ओहदे पे फाइज होइए। जितना हक औरों का है इस मुल्क में, उतना ही हक हमारा है। मगर हक कम मिलेगा, उनको भी पढ़े लिखों को मिलता है वो मकान। आप ये समझो कि बिन पढ़े उस मकान पे बैठ जाओ, यानी वो आरएस अफसर में चलो लड़का कोई किसी का पास हो गया है, राम कुमार जी का, रहमान जी कह रहे हैं मेरा लड़का नहीं गया। अबे तेरा लड़का बीए पास ही नहीं था, तेरे लड़के ने एग्जाम फाइट ही नहीं किया, कैसे जाएगा वहां? आप पढ़िए लिखिए, ज्यादा कमाइए, कम खर्च कीजिए, मिल के रहिए। और हमारी मिली तंजीमें जितनी हैं उनसे भी मौदवाना अपील है कि पूरा हम सब तंजीमें मिलकर, सब दानिशमंद मिलकर कौम के उस मकाम पे जाएं जो लोग नासमझ हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं, गांव में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, जहां जिस गांव में, जिस शहरों में 2-4 रहते हैं, उनको समझाया जाए, उनको अवेयर किया जाए। और दोस्तों, मेरे भाइयों, अजीजों, अपनी नस्ल को नशे से बताइए। इस वक्त कौम नशे में है, पीने का नशा और ये देखने का नशा, मोबाइल भी है, इससे भी बचाना होगा। ये देखने का नशा और बर्बाद कर रहा है कौम को। और अपने घर की खबर इस तरह रखिए जिस तरह अपने जिस्म के रखते हो, अपने कारोबार की रखते हो, अपनी शोहरत, अपनी पावर के रखते हैं आप। हम मिलके चलिए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखिए, क्योंकि हमारी कामयाबी अल्लाह की इबादत में है, उसकी मानने में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अताअत में है। कुरान और हदीस का मुताला कीजिए, आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। घरों के अंदर मोहब्बत का माहौल रखिए। घर में आते हैं तो खुशी से आइए, घर में जाते हैं तो खुशी से जाइए। तिजारत करते हो, मुलाजमत करते हो, जो भी काम करते हो, काम को बाहर रखो। घर है, घर जन्नत है, घर को जन्नत रखिए, घर को मोहब्बत के साथ रखिए। हम यही कहना चाहते हैं। हम किसी लायक नहीं है, लेकिन जो मेरी बात है, ये मेरा दर्द है जो मैं कहना चाहता हूँ। दुनिया बहुत आगे जा रही है, हम बहुत पीछे छूट रहे हैं, इसलिए एक दर्द होता है मुझे, एक तकलीफ है जो मैं बयान कर रहा हूँ।
और हमारे लिए मिल्लत बड़ी चीज है। मज आप सीखिए, देखिए अमेरिका 34 करोड़ का मुल्क पूरी दुनिया को दबाया हुआ है, 850 करोड़ को। तो हमें मिलकर चलना चाहिए। हम शादी ब्याह को बहुत कम खर्च करें, बच्चों की शादी में खर्चों को बहुत कम ले आए, इल्म पे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, मिल के रहेंगे। आपस में कोई तनाजा हो जाता है उसको खत्म कीजिए, भाई में, बहन में, रिश्तेदारों में, भाइयों में से कीजिए। मुल्क में कानून से चलता है, कानून को पढ़िए, समझिए, कानून की इज्जत कीजिए, कानून को मानिए, क्योंकि कोई भी मुल्क कानून से चलता है। और आप जिस किताब को पढ़ते हो उसमें बार बार बताया गया है कि मुल्क के कानून को माना जाए, मुल्क के खलीफा की बात को माना जाए। तो हम हमेशा मुल्क के साथ रहते हैं, हम हमेशा से मुल्क के साथ हैं, हमारे आबा अजदाद थे, हम भी हैं। आज भी वक्त पड़ता है भारत के लिए लड़ने के लिए, हम तैयार हैं। इस उम्र भी आई विल फाइट फॉर इंडिया। मुल्क हमारे लिए पहले है। मगर आप पीछे छूट रहे हैं मिल्लत के दोस्तों, भाइयों, बहुत पीछे छूट गए हम। लोग बहुत आगे निकल गए। वो मार्टिन लूथर याद आ रहे हैं मुझे, उन्होंने अपनी कौम को समझाया था, मार्टिन लूथर ने, कि तुम इंसान हो, तुम उड़ सकते हो तो उड़ो, नहीं उड़ सकते तो दौड़ो, नहीं दौड़ सकते तो चलो, नहीं चल सकते हो तुम रेगो मंजिल पे पहुंच जाओगे। हम चलते ही नहीं, हम बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, आज दूसरे लोग कह रहे हैं कि तुम कहां हो। आज तुम कहां हो, जहां हो वो तुम अपनी कारण से हो कासिम भाई। तुम जहां हो वो तुम अपने कारण से हो भाई, हमारे कारण से नहीं हो। हमने पढ़ाई किया तो हम यहां तक आए, हमने तिजारत की तो हम यहां तक आए। तिजारत कीजिए, दिन भर घूमिए, दिन भर कांधे पे लेकर को पेन को बेचो, खिलौने को बेचो, नमकीन बेचो, साबुन बेचो, तिजारत करो। अल्लाह ने तिजारत में बहुत बरकत रखी है। और ये ओहदे पे फाइज हो, ये सरकारी मुलाजमत को एकदम आगे बढ़ के लीजिए, सबको मिलेगी, हमको भी मिलेगी। ये मुल्क सबका है, हम सबका है, हम सबका है, प्यारा मुल्क है, जग से न्यारा है, जहां से प्यारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है। बिना पड़े वो क्या है, किसी शायर ने बड़ा अच्छा लिखा कि जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। चल के तो देखिए मुसाफिर का रास्ते इंतजार करते हैं, चल के तो देखिए मुसाफिर का रास्ते इंतजार करते हैं। तो मेरे भाइयों, इंतजार मत करो कि कौन क्या करेगा, पहल करो। इस पहल में कलमकार की बहुत बड़ी प्यारी बात याद आई मुझे। मसला ये नहीं कि मसले का हल कौन करेगा, मसला ये नहीं कि मसले का हल कौन करेगा, मसला ये है कि पहले पहल कौन करेगा, पहले पहल कौन करेगा, पहले पहल कौन करेगा। पहल कीजिए, और पहल ये है कि इल्म हासिल कीजिए, इबादत कीजिए, तिजारत कीजिए, तरबियत सीखिए, आदाब सीखिए, लिहाज कीजिए, बड़ों की इज्जत करना सीखिए। देखिए, क्योंकि याद रखिए, एक कलमकार की बात याद आई मुझे कासिम भाई, लंबी बात हो जाएगी लेकिन बात कहनी जरूरी है जी। एक कलमकार ने, मजाहिया कलमकार ने, यह बात कहा था कि तुम दुनिया में इसलिए पिट रहे हो कि तुम मुसलमान हो, कब्र में इसलिए पिट रहे हो कि तुम मुसलमान साबित ही नहीं हो रहे हो, साबित नहीं हो रहे हो, सही बात। साबित ही नहीं हो रहे हो आप। तो हमारा हाल ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें मिलकर चलना है। और देखिए, दुनिया को देख के सीखिए, लोगों से मोहब्बत कीजिए, जो आपके हकूक है उसको समझने की कोशिश कीजिए, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, मोहब्बत कीजिए। माँ बाप की नाफरमानी अल्लाह कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला। याद रहे, वालिदैन की नाफरमानी करना, हुक्म हुक्मदोली करना, ये बेहतर नहीं है। और सुस्ती तो इंसान के लिए है ही नहीं। तुम्हें बड़ा मुख्तसर वक्त मिला है, इसी में तुम्हें पढ़ना है, खुद को बनना है, देश के लिए बहुत कुछ करना है। आप ताकतवर होंगे, आप पढ़े लिखे होंगे, आप मालदार होंगे, जब तो अपना भला करेंगे, देश का भला करेंगे। तो हमारी कौम से यही मुतालबा है, मिल्लत से, लोगों से, इल्म हासिल किया जाए, मिल के रहा जाए, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और अपने आप को आज़म बना के रखिए, आपकी आजमाइश होती रहेगी। दाग देलवी ने बहुत पहले कहा था कि ये क्या बात है कि कोई दूसरा नहीं मिलता, ये क्या बात है कि कोई दूसरा नहीं मिलता, हम आजमाए हुए ही बार बार आजमाए जा रहे हैं, हम आजमाए हुए ही बार बार आजमाए जा रहे हैं। तो आजमाया जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमेशा दरिया समंदर के करीब ही जाती है समंदर कभी दरिया के पास नहीं आता। तो आप अपनी मोहब्बत को, मेहनत को जारी रखिए मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों। मैं आपका भाई हूँ, ये हक हासिल है मुझे कि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। कोई खता कलामी अगर हो गई हो तो मैं माफ़ी भी चाहूँगा। मैं रास्ते का चिराग हूँ, कोई सूरज तो नहीं। मैं रास्ते का चिराग हूँ मगर कोई सूरज तो नहीं। जितनी मेरी भी साथ है काम आ रहा हूँ मैं, जितनी मेरी साथ है काम आ रहा हूँ मैं हूँ। वाखिरुद्दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, और अपनी यादों के उजाले हमारे साथ रहने दे। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली की जिंदगी में शाम हो जाए। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, जयपुर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से सेक्रेटरी डीसी से मोहम्मद मंसूर आलम रतवारा साहब, और बहुत अच्छी बातें करी हैं, मिल्लत के नाम पर अच्छा पैगाम दिया है, अच्छी समझाइश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद। अल्लाह हाफिज़।